ईमानदारी का कौन पीता है हाला, आलस्य ने हर काम को है टाला। इस दुनिया में बहुतों का है दिल काला, हृदय में लालच और हाथों में है माला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ईमानदारी का कौन ही पीता है हाला और लालच ज़्यादातर लोगों के दिलों में होता है। तो ऐसे ही एक दुर्योधन था, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो दुर्योधन लालची भी था और साथ ही साथ अपने भाइयों से नफरत भी करता था। भाई कौन? 100 भाइयों से तो नहीं करता था, पांडवों से नफरत करता था, जो कि 5 भाई थे। तो यहाँ पे देखो, दुर्योधन लालची था और वो नफरत भी करता था। तो अंत क्या हुआ? दुर्योधन भी मारा गया और जो कौरव थे सारे वो भी मारे गए। तो अब कहोगे ये कौन सी महाभारत चला रखी है, हम तो इंग्लिश पढ़ने आए हैं। तो इसी महाभारत यानी लालच और नफरत के बेस पे है आपकी इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोएम फायर एंड आइस। तो आज हम क्या करेंगे, इस फायर एंड आइस पोएम को समझेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखेंगे। मैंने जब इस पोएम को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो लालच और नफरत पे बेस्ड है। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी लर्निंग में शेयर करूं, ताकि मुझे समझ में आ गया तो आप भी रटो नहीं, समझो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये फायर और आइस पोएम लिखी किसने है। तो भैया ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनकी पहली पोएम भी थी क्या, डस्ट ऑफ स्नो, जो हमने पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डस्ट ऑफ स्नो का, तो जनाब आप पक्का अभी भी रट ही रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो उस डस्ट ऑफ स्नो पोएम को अच्छे समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो ये पोएम जो है फायर एंड आइस, यहाँ पे फायर वो वाला फायर है क्या इस पोएम के अंदर? तो आई एम फ्लावर नहीं, फायर है मैं नहीं, ये वो वाला फायर नहीं है यहाँ पे, ये दूसरा फायर है, वो भी जानेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? अमेरिकन पोइट है, बहुत बढ़िया बढ़िया पोएम्स लिखी हैं, उनमें से ये भी एक छोटी सी पोएम है फायर एंड आइस। देखो, साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि दुनिया जो है ना, ये 2 कारणों से खत्म होगी। या तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो हीट के कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी फायर आप कह सकते हो। या फिर साइक्लोन्स के कारण, पानी के कारण, बर्फ के कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उसी के बेसिस पे कवि ने क्या किया है, कवि ने किया इन साइंटिफिक चीज़ों को इकट्ठा और उन्हें कविता में पिरो दिया। अब उन्होंने यहाँ पे कविता लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए फायर और आइस को यूज़ में लिया है। ये पोएम आपको बेहतर तरीके से समझ में आए तो उससे पहले हमें फायर और आइस के मतलब को समझना होगा कि इस पोएम में फायर और आइस क्या कर रहे हैं। तो फायर का इस पोएम में मतलब है लालच, ठीक है, लालच। और अगर इससे रिलेटेड लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा लालची, या फिर इंग्लिश में कहें तो ग्रीड। तो जो लोग फायर में आएंगे वो हो जाएंगे ग्रीडी। और आइस का यहाँ पे क्या मतलब है? आइस यहाँ पे है नफरत के लिए, नफरत, ठीक है, हेट्रेड। या फिर पत्थर के दिल के लिए, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया, तो उसके लिए कि लोगों का जो है ना दिल पत्थर का हो जाएगा, तो उस पे है आइस। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे 2 स्टेज हैं। सबसे पहले देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कोई कहते हैं कि भैया इस दुनिया जो है ना ये खत्म हो जाएगी फायर यानी कि लालच के कारण, लालची इतने हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ कहते हैं न, रुको तुम, लालच नहीं, ये दुनिया नफरत के कारण खत्म हो जाएगी, लोगों में इमोशंस नहीं बचेंगे, वो एकदम पत्थर दिल के हो जाएंगे, उससे ये दुनिया खत्म होगी। तो पोइट क्या कह रहे हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि देखो भैया हमने डिजायर को चख के देखा है, महत्वाकांक्षा जो होती है ना उसका स्वाद हमने चखा है। तो इसी के कारण आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसीलिए मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो फायर को फेवर करते हैं कि ये जो दुनिया है इसका सर्वनाश होगा फायर के कारण, यानी लालच के कारण। लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाएंगे। पॉइंट ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया मैंने ना एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही मत लो, हल्के में मत लो मुझे, मैंने महत्वाकांक्षा को चख के देखा है, तो मैं ये कहूँगा। लेकिन आगे देखो, आगे वो क्या कह रहे हैं? बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। पैरिश का मतलब क्या होता है? पैरिश का मतलब होता है डाई, यानी खत्म हो जाना। सो बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, कि मान लो दुनिया 2 बार खत्म हो,
तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि नफरत के बारे में भी मुझे अच्छा खासा पता है कि नफरत क्या चीज़ है। तो अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म होगी और उसके बेसिस पे मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे नफरत के बारे में अच्छा खासा पता है कि नफरत क्या होती है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो फिर दुनिया के ख़त्म होने के लिए नफरत भी काफ़ी है, काफ़ी बढ़िया कारण है इस दुनिया का ख़त्म होने का। आइस दैट इज नफरत, और ये नफरत है ना ये सफाइस है। सफाइस का मतलब क्या हो गया, टू बी सफिशिएंट, टू बी सफिशिएंट, कि जो नफरत है वो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए वाजिब कारण है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि दुनिया 2 तरीके से ख़त्म हो सकती है, या तो लालच के कारण ख़त्म होगी या फिर नफरत के कारण ख़त्म होगी। तो मैं लालच को भी फेवर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद डिज़ायर को चख के देखा है। देखो हमारी जो डिज़ायर है वो बढ़ती जाती है। जब हमें अगर मान लो 70% मार्क्स आ जाते हैं अपनी मेहनत से, तो अगली बार 70 से नीचे ना जाने की ख्वाहिश और 70 से ऊपर जाने की ख्वाहिश दोनों बरकरार रहती हैं, और ये ख्वाहिश ऐसे ही बढ़ती जाती है। जब हमें 1 चॉकलेट मिलती है, छोटे होते हैं, और अगर 3 आगे दिख रही होती हैं तो उस 1 से मन नहीं बढ़ता, हमें वो 3 चॉकलेट भी और चाहिए होती है। और यही केस था दुर्योधन का भी, आधा साम्राज्य उसे मिल रहा था बट भाई का चाहिए नहीं था। लालच बुरी बला है, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसी के कारण क्या है कि वो कह रहे हैं पोइट भी कि मैंने भी चखा है कि महत्वाकांक्षा क्या होती है, तो मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो कह रहे हैं कि दुनिया लालच के कारण खत्म होगी। लेकिन भैया मैंने नफरत को भी देखा है, नफरत भी बहुत है, आए दिन नफरत की चीज़ें चलती रहती हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नफरत के कारण, नफरत जो है वो कारण भी सफिशिएंट है इस दुनिया को बर्बादी के लिए। अब चलते हैं हम आगे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हमें आंसर लिखने होंगे। सो लेट्स राइट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, हैव यू एवर थॉट व्हाट विल हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। ओके, अगर आपको क्या लगता है दुनिया कभी ख़त्म होगी, आपका क्या थॉट है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मान लो सूरज जो है वो गरम इतना गरम हो जाए कि फट जाए, और या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो इतना ठंडा हो जाए कि फ्रीज हो जाए। तो चलो देखो, क्या आपने सोचा है कभी आपको लगता है कि दुनिया खत्म होगी? तो देखो देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत तरीके हो सकते हैं जिससे कि इस दुनिया का सर्वनाश हो जाए, त्राही मच जाए और दुनिया खत्म हो जाए। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। मुझे तो लगता है, हाँ मुझे भी लगता है इस आंसर के मुताबिक भी और मेरे मुताबिक भी, दुनिया तो कभी ना कभी खत्म होनी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ की शुरुआत है यानी बिगिनिंग है तो एंड तो हो गई। हम सेंटेंस भी लिखते हैं तो फुल स्टॉप तो लगाते हैं ना। ऐसे कोई इंसान जन्म भी लेता है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसी चीज़ों का भी अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत होना निश्चित है। सो आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग will have an end. This stands true for the world also. और ये चीज़ जो है वो दुनिया पे भी लागू होगी कि अगर किसी युग की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। अब आते हैं दूसरे पे कि भैया बताओ अगर सूरज गरम होता चला जाए और फट जाए तो क्या होगा, और ठंडा हो जाए तो क्या होगा? तो इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट द होल ऑफ द अर्थ वुड पैरिश इमीडिएटली। पैरिश मतलब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर सूरज फट जाता है तो। लेकिन मान लो कि अरे अगर सूरज जो है वो, आप कहोगे क्यों अर्थ खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अर्थ है ना वो सूरज की जो हीट है उसकी इंटेंसिटी को बियर नहीं कर सकता, नहीं झेल सकता। इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम सूरज की जो हीट की इंटेंसिटी है और वो फट जाए उसे हम झेल लें। तो इसके कारण अर्थ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठंडा हो जाए, बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, तो क्या होगा? तो सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी और ये धरती भी फ्रीज हो जाएगी, हम भी फ्रीज हो जाएंगे। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे मान लो सूरज ठंडा होगा तो यहीं के यहीं फ्रीज, आप पढ़ते पढ़ते फ्रीज हो जाओगे तो भी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि सनलाइट ही नहीं रहेगी। सनलाइट नहीं है तो ज़िंदगी कहाँ से सोच सकते हो? तो लाइफ विल एंड। सो यू कैन राइट दिस आंसर। और ये जितने भी आंसर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज। वो कह रहे हैं कि फ्रोस्ट के लिए फायर और आइस क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ भी दिए गए हैं। तो देखो इनके एक एक मतलब समझ लेते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा ना तो हम इजीली फायर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और आइस में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो लिख पाएंगे। ग्रीड मतलब लालच, एवराइस मतलब लोभ, दोनों एक जैसी चीज़ें हो गई। क्रूअलिटी मतलब क्रूरता, लस्ट मतलब किसी से सेक्सुअल अट्रैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा, फ्यूरी गुस्सा, इनटॉलरेंस सहन ना करने वाला, रिजिडिटी कठोर, इनसेंसिटिविटी और कोल्डनेस, ये एक ही चीज़ें हो जाएंगी, मतलब इमोशन लेस बिल्कुल पत्थर दिल। इनडिफरेंस किसी की चीज़ से सहमत ना होना, हो सकता है आप मेरी चीज़ से, मैं जो कह रही हूँ उससे सहमत ना हो, ये भी हो सकता है मैं आपसे सहमत ना हूँ तो इसमें लड़ाई झगड़े हो जाएं। सो इनडिफरेंसेस। हेट्रेड यानी कि नफरत। अब देखो हमने क्या देखा था कि फायर किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, ग्रीड जैसी चीज़ों के लिए यानी लालच से जो भी रिलेटेड रहेगा उसके लिए, और आइस इमोशनलेस चीज़ों के लिए, नफरत के लिए, इनके लिए। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवराइस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। Ice stand for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, हाउ डज इट हेल्प इट ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोइम। ये क्या कह रहा है कि इस पोइम की जो राइमिंग है उसकी स्कीम क्या है वो बताओ, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है कैसे हेल्प करती है अगर हम राइमिंग स्कीम जो बनाते हैं। तो देखो ये राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या हो जाएगी पोइम की, ए बी ए बी सी बी सी बी। अब कहोगे ये आई कैसे, ये हम समझेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो राइमिंग आती है इससे पोएम के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोएम। द पोएट मेंशंस दैट बोथ fire and ice are probable ends of this world. He talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world. Frost also mentioned ice in between to symbolize the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. In the second stanza he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would have sufficient to bring about the end of the world. तो ये पूरी जो स्टोरी थी ना, मान लो उसका एक समरी हो गई है यहाँ पे ये बताने के लिए कि ये कैसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया आया पोइम के अंदर। तो वही बात हो गई कि फायर जो थी वो लालच के लिए थी, आइस जो था वो नफरत के लिए था। पोइट ने दोनों चक्के देखे तो वो कह सकते हैं दोनों सफिशिएंट है ख़त्म होने के लिए। अब आ जाते हैं हम वापस इस पे कि ये राइम स्कीम हमने बनाई कैसे, कि इसकी, और आप भी अगर आपको कोई पोइम दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसकी राइम स्कीम कैसे होगी तो वो आप कैसे बनाओगे। तो वो देखो हमने कैसे बनाई। यहाँ पे ये है ए बी सी बी, यानी हमने ए बी सी जो है इन्हें मेन लिया है स्कीम, राइम स्कीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें वापस पोइम पे आना होगा इसे समझने के लिए। ये पोइम है हमारी। अब देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, फायर है। तो हम ले लेते हैं कि जिसमें आयर टाइप जो राइम स्कीम आएगी वो ए से आएगी, ठीक है, तो हमने इसे ए मान लिया। अब देखो क्या फायर से आइस जो है वो मैच कर रहा है, नहीं, ये दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन फायर से डिजायर जो है यहाँ पे राइमिंग बढ़िया बैठ रही है, सुरताल यहाँ पे बैठ रहे हैं। सो फायर डिजायर, तो ये भी आ जाएगा ए में ही, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब डिजायर फायर के साथ भी राइम हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइस अलग निकल गया तो हम इसे बी कह सकते हैं, ठीक है, आइस इज बी। अब देखो यहाँ पे आया ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस। अब आइस के साथ ट्वाइस जो है वो यहाँ पे राइम कर रहा है, यानी ये भी बी हो जाएगा, ये एक जैसे हो गए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अब ये जो हेट है ना ये फायर के साथ राइमिंग में आ रहा है ना ये आइस के साथ, तो हम इसे सी बना देते हैं कि एक नया आ गया। अब आगे देखो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अब ये ट्वाइस जो है वो आइस के साथ भी राइम कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट ऑल्सो ग्रेट, अब ग्रेट क्या है, हेट के साथ राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा सी। एंड वुड बी सफाइस, अब देखो सफाइस अब ये किसके साथ कर रहा है, आइस के साथ रिलेट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा बी। तो अब यहाँ पे ये राइम स्कीम बन गई। अब हमें इसे लिख देना है। तो देखो हर एक लाइन के हिसाब से स्टेंजा में जितनी भी लाइन्स दी गई है उनके हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा एंड देन बी आ जाएगा।
तो ये बन गई यहाँ पे राइमिंग स्कीम। और यही तो हमने लास्ट आंसर में लिखी भी थी, दैट ए ए बी सी बी यहाँ पे राइमिंग स्कीम होगी। और ऐसे आप किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सब हमने लिख लिए, इस पोएम के एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिए। बेसिकली ये जो पोएम थी ये सिम्बोलॉजिक थी, यानी सिंबल्स की मदद से यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया था। फायर एंड आइस को एज ए सिंबल यूज़ किया गया था। अगर आपको लगा कि हाँ शिविका सही समझाया तुमने और सही समझाया भी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैंने अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर की, आप अपनी लर्निंग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को शेयर कर। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलता है एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।